हेलो फ्रेंड्स, तो आज है हमारे चैप्टर का पार्ट 4 संविधान क्यों और कैसे, जिसमें हम देखने जा रहे हैं उद्देश्य प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु। उद्देश्य प्रस्ताव वही है जो नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को रखा जाता है और मान लिया जाता है 22 जनवरी 1949 को मान लिया जाता है। ठीक है, अब इसके हम जो मेन पॉइंट थे वो देखने जा रहे हैं। इसमें 8 पॉइंट है। आपको कम से कम जो है 2 या 3 पॉइंट्स तो याद होने ही चाहिए जो एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। ठीक है, देखते हैं। भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है। ये नेहरू द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, पहली बात थी उसकी कि भारत है जो एक स्वतंत्र और संप्रभु गणराज्य है। भारत ब्रिटेन के अधिकार में आने वाले भारतीय क्षेत्रों, देशी रियासतों के बाहर के ऐसे क्षेत्रों जो हमारे संघ का अंग बनना चाहते हैं का एक संघ होगा। ठीक है, भारत किन किन का संघ होगा? जो देशी रियासतें हैं उनका, और भारतीय क्षेत्र में भारतीय क्षेत्रों और बाहर के ऐसे क्षेत्र जो हमारे संघ का अंग बनना चाहते हैं, इनका क्या होगा? एक संघ होगा। फिर देखते हैं कि संघ की इकाइयाँ स्वायत्त होंगी यानी स्वतंत्र होंगी और उन सभी शक्तियों का प्रयोग करेंगी, जिन प्रयोग और कार्यों का संपादन करेंगी जो संघीय सरकार के पास नहीं दी गई हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं कि संप्रभु और स्वतंत्र भारत तथा इसके संविधान की समस्त शक्तियों का सत्ता का स्रोत जनता होगी। ठीक है, इनका सत्ता का स्रोत क्या होगी? जनता होगी। भारत के सभी लोग जो ठीक है भारत के सभी लोग जो लोगों को सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक सीमाओं भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक की सीमाओं में रहते हुए भाषण, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, व्यवसाय, संगठन और कार्य करने की मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी और सुरक्षा दी जाएगी। ये उद्देश्य प्रस्ताव का 5वां पॉइंट है। फिर है कि अल्पसंख्यक, पिछड़े व जनजातीय क्षेत्रों में दलित एवं पिछड़े वर्ग के जो लोग थे उनको क्या दी जाएगी? उनको भी क्या समुचित शिक्षा दी जाएगी। और गणराज्य की क्षेत्रीय अखंडता तथा जल और जो आकाश में इसके संप्रभु अधिकारों की भी सभ्य राष्ट्र के कानून और न्याय के अनुसार रक्षा की जाएगी। और विश्व शांति और मानव कल्याण के विकास के लिए देश स्वेच्छापूर्वक और पूर्ण योगदान करेगा। ठीक है, ये थे नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव के 8 बिंदु। आगे हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत किस प्रकार थी, है ना? जो विरासत यानी एक प्रकार से सभा हुई थी, उनमें किन किन टॉपिक में मतलब आम सहमति थी, क्या था उसके अंदर, उसकी एरिया कितना था वो बताया गया है ना? एरिया मतलब उनका डेवलप का एरिया जो था वो बताया गया है। तो संविधान सभा के कुछ सिद्धांतों पर आम सहमति थी। ये आम सहमति स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बनी। राष्ट्रीय आंदोलन में उन सभी प्रश्नों पर चर्चा हुई जो संविधान बनाने के लिए प्रासंगिक थे। जिन सिद्धांतों को सभा में लाया गया उनका सर्वोत्तम सारांश नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव में था। ठीक है, उन कुछ सिद्धांत जो थे उनमें आम सहमति तो थी, है ना? और सहमति स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही बनी थी। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। और जिन सिद्धांतों को सभा में लाया गया उनके अधिकतर जो सिद्धांत थे, सर्वोत्तम जो सारांश था उनका, वो उद्देश्य प्रस्ताव में ही था। इस प्रस्ताव के आधार पर हमारे संविधान में समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता जैसी प्रतिबद्धताओं को संस्थागत रूप दिया गया। ठीक है, फिर संस्थागत रूप दिया गया तो यह क्या? संस्थागत रूप यानी संस्थागत व्यवस्था अभी अब नेक्स्ट टॉपिक में हम देखने वाले हैं। तो ये देखते हैं। संविधान का मूल सिद्धांत सरकार लोकतांत्रिक रहे, ये था। ठीक है, संविधान का मूल रूप क्या था कि सरकार जो है वो लोकतांत्रिक रहे, न कि राजतंत्रात्मक रहे। ठीक है, तो तानाशाही हो जाएगी, राजतंत्रात्मक ये होगी। तो इसलिए पहला जो मूल सिद्धांत जो था संविधान सभा का, वो क्या था कि लोकतांत्रिक सरकार रहे, संविधान का मूल सिद्धांत था। और जन कल्याण के लिए क्या हो? वो प्रतिबद्ध हो। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच समुचित संतुलित स्थापित करना भी आवश्यक था, है ना? इसके लिए भरपूर विचार मंथन किया गया। संसदीय शासन व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्था को भी स्वीकारा गया। कौन सी व्यवस्था को स्वीकारा गया? तो ध्यान रखने वाली बात है, संसदीय शासन व्यवस्था, जो आपके चैप्टर 4 में शायद आने वाली है, चैप्टर 4 था उसमें। और संघात्मक व्यवस्था ये क्या है वो आपको आगे पता चल जाएगा। और स्वीकारा गया। और श्रेष्ठ संविधान निर्माण के लिए दूसरे देशों के प्रयोगों और अनुभवों से भी सीखने में संकोच नहीं
किया गया। ठीक है, संसदीय शासन व्यवस्था जो थी वो कई देशों के द्वारा अपनाई गई। 3 प्रकार की जो शासन व्यवस्था होती हैं, एक अर्ध संस्थात्मक, संस्थात्मक और एक ये संसदीय जो होती है संसदीय प्रणाली वो समूह नेतृत्व के पर आधारित होती है। संसदीय और अर्ध अध्यक्षात्मक और एक होती है अध्यक्षात्मक, ये तीनों प्रणालियाँ होती हैं। और भारत में जो प्रणाली अपनाई गई थी वो थी संसदीय प्रणाली। ठीक है, जिसमें क्या होता है, राजा संवैधानिक राजतंत्र होता है और राष्ट्रपति संसदीय गणतंत्र होता है, औपचारिक शासन प्रमुख होता है। ठीक है, और श्रेष्ठ संविधान निर्माण के लिए दूसरे देशों के प्रयोग और अनुभवों से सीखने में संकोच भी नहीं किया गया था। ठीक है, जो दूसरे देशों में अगर अच्छा जो भी था संविधान में उनको उन सभी को लर्न किया गया और हमारे जो संविधान था उसमें ये सभी अप्लाई किया गया। ठीक है, ये बहुत गर्व करने वाली बात है। हमारे जो संविधान निर्माता थे उनकी इतनी दूरदर्शी सोच थी कि उन्होंने दूसरे देशों से भी सीखने में क्या है, संकोच नहीं किया कि हम दूसरे से क्यों सीखें। जो अच्छी बातें थी उन्हें अपना लिया। ठीक है, और जो अब अपना लिया तो वो कौन कौन से प्रावधान थे जिनको अपनाया गया, दूसरे देशों से लिया गया, तो वो हम सब देखने वाले हैं और इन्हें हम देखने वाले हैं ज़बरदस्त ट्रिक से। तो चलिए देखते हैं। सर्वाधिक मत के आधार पर पहले हम सिंपली इन्हें लर्न कर लेते हैं और फिर आपको मैं टीचिंग करूँगी एक ट्रिक द्वारा। ठीक है, फिर पहले है विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए प्रावधान। ब्रिटिश संविधान, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, सरकार का संसदीय स्वरूप और कानून के शासन का विचार लिया गया। विधायिका में अध्यक्ष जो होता है उनका पद और उनकी भूमिका और कानून निर्माण की विधि, ये जो 4 टॉपिक थे ये चारों टॉपिक ब्रिटिश संविधान से लिए गए। ठीक है, अब इसकी ट्रिक क्या है कि स्वरूप का शासन पद चुनाव हुआ। जो स्वरूप नाम का, इसे मान लीजिए स्वरूप नाम का जो लड़का था उसका क्या हुआ, शासन पद पर चुनाव हुआ। तो स्वरूप से हम क्या ध्यान रखेंगे, तो इसमें हम कुछ कीवर्ड्स हैं जो वो देखने वाले हैं। कीवर्ड्स को ढूंढकर हमें ये हम ट्रिक्स लगाएंगे। ठीक है, तो स्वरूप से क्या होगा कि सरकार का संसदीय स्वरूप। ठीक है, पहला पॉइंट हो जाएगा। फिर दूसरा है कि का शासन से होगा कानून के शासन का विचार, शासन का विचार। तीसरा जो होगा पद का चुनाव हुआ। पद से हमें ध्यान रखेंगे किसका पद, तो विधायिका में अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका और कानून निर्माण की विधि। और चुनाव से हम ध्यान रखेंगे कि सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला। ठीक है, ये थी ब्रिटिश संविधान की ट्रिक। अब आगे हम देखते हैं कौन सा संविधान आने वाला है। तो आगे आने वाला है हमारा अमेरिका का संविधान, है ना। अमेरिका संविधान से जो लिए गए टॉपिक वो हम देखने वाले हैं, जो प्रावधान लिए गए थे वो देखने वाले हैं। तो इन्हें भी हम एक ट्रिक्स के माध्यम से करेंगे कि हमें इसमें है ना कुछ मतलब आइडिया करने की ज़रूरत है कि अमेरिका का संविधान है ना, तो अमेरिका के संविधान में क्या है, मौलिक अधिकार। अब अमेरिका एक बड़ा सा देश है तो वो क्या सोचता है, वो मौलिक सोचता है, सब चीज़ें मौलिक सोचता है कि यथार्थ में चीज़ें सोचता है। तो वो उसने क्या अपना रखे थे, मौलिक अधिकार अपना रखे थे। तो हमने भी मौलिक अधिकार किससे लिए गए थे, अमेरिका के संविधान से। फिर है न्याय पुनरावलोकन। अब अमेरिका में जो है इतना बड़ा देश है, इतना संपन्न देश है, सभी का बॉस बना हुआ है जो देश है, वो क्या करेगा, वो न्याय को क्या करेगा, पुनरावलोकन करेगा। न्याय को भी क्या है, मतलब इतने हम तो न्याय कर लेते हैं, ठीक है एक बार में कर लिया, लेकिन उसको न्याय को भी क्या करेगा, बार बार देखेगा, पुनरावलोकन करेगा, है ना, न्याय का पुनरावलोकन। तो हम ये इससे क्या याद रखेंगे कि न्याय पुनरावलोकन अमेरिका के संविधान से लिया गया। फिर है स्वतंत्र न्यायपालिका। अब अमेरिका के ऊपर किसी का प्रेशर थोड़ी होगा, जैसे UN जैसी एजेंसी है तो उनका प्रेशर थोड़ी है अमेरिका में। तो हम इससे क्या ध्यान रखेंगे, स्वतंत्र न्यायपालिका जो है वो भी अमेरिका के संविधान से ली गई। और वैसे हमें पता ही है कि अमेरिका के संविधान में जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति महत्वपूर्ण पद होते हैं, प्रधानमंत्री जैसे कोई पद होते ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनाई गई है। तो वहाँ पर क्या है, उपराष्ट्रपति का पद है और राष्ट्रपति पर महाभियोग है। ध्यान रखने वाली बात है कि उपराष्ट्रपति का तो पद और राष्ट्रपति पर महाभियोग है। और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना। तो इसमें इनमें इनके साथ ऐसा हम ध्यान रखेंगे, उनके पास इतनी पावर होती है कि उच्चतम जो न्यायालय है और जो उच्च न्यायालय है उनके न्यायाधीशों को वो हटा देते हैं। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि अमेरिका के संविधान में
संविधान से ये टॉपिक भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इससे भी हमें ये देखने को मिलेगा कि ये किससे लिया गया है, तो हमें पता चलना चाहिए कि ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाते हैं कि अमेरिका के संविधान से लिए गए प्रावधान बताइए, ब्रिटिश संविधान से लिए गए प्रावधान बताइए। कुछ 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन में, या फिर ये एक बड़ी क्वेश्चन के अंदर भी आ सकते हैं, तो आप इसे नोट कर दीजिए साथ में। फिर है कि कनाडा का संविधान, ठीक है। कनाडा से क्या है, सशक्त अवशिष्ट राज्यपाल और उच्च हो गया किसी के परामर्श से। ये है कनाडा के संविधान की ट्रिक क्या है, सशक्त अवशिष्ट राज्यपाल जो है वो उच्च हो गया है किसी के परामर्श से। सशक्त केंद्र के साथ व्यवस्था, ठीक है। सशक्त अवशिष्ट राज्यपाल उच्च हो गया किसी के परामर्श से। सशक्त पहले में हम कीवर्ड है कि सशक्त क्या है, सशक्त से हमें याद आएगा कि सशक्त केंद्र के साथ व्यवस्था। कनाडा का नाम लेते ही पहले याद आना चाहिए सशक्त अवशिष्ट राज्यपाल उच्च हो गया है किसी के परामर्श से। सशक्त केंद्र के साथ व्यवस्था। अवशिष्ट से अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। राज्यपाल से केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति। और जो है उच्च हो गया है किसी के परामर्श से, ये होगा उच्च से उच्चतम न्यायालय उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, ठीक है। ये जो थे प्रावधान थे वो लिए गए थे कनाडा के संविधान से। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वाला है हमारा कि फ्रांस का संविधान। इस फ्रांस के संविधान से केवल दो ही प्रावधान लिए गए, गणतंत्रात्मक व्यवस्था और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत, ठीक है। ये दोनों लिए गए। अभी वो कैसे याद रखेंगे कि फ्रांस का संविधान, यानी हम अगर फ्रांस से हम ध्यान रखेंगे, पास है ना, पास है ना, ऐसे होते ही नहीं। तो पास से हमें अगर क्लास में पास होना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व के साथ क्या रहना पड़ता है, हमें क्लास में रहना पड़ता है, वरना क्या होगा, हम फेल हो जाएंगे, है ना। पास होना है तो क्या करना है, हमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत का पालन करना है। और क्या करना है, और हमें गणतंत्र दिवस जो आता है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था से हम ध्यान रखेंगे। गणतंत्र दिवस आता है उसमें भी हमें क्या करने का पड़ेगा, प्रेजेंट होना पड़ेगा, उसमें भी हमें भाग लेना पड़ेगा। तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था, ये दोनों क्या हो गए, ये ट्रिक हो गई फ्रांस के संविधान की, ठीक है। हम नेक्स्ट हम देखते हैं कि आयरलैंड का संविधान। तो आयरलैंड के संविधान से एक ही चीज़ है वो ली गई थी, वो लिया गया था राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है छोटे क्वेश्चनों के रूप में बहुत बार कि राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो किस संविधान से, ये प्रावधान किस संविधान से, किस देश के संविधान से लिए गए थे, वो लिए गए थे आयरलैंड का संविधान से, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं इस चैप्टर के जो फैक्ट वाले क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो देख लेते हैं। तो संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत को समाप्त किया गया, तो अनुच्छेद 17 में। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है, सर्वोच्च न्यायालय। और महिलाओं का सबसे पहले मताधिकार किसने दिया महिलाओं को, तो वो किसने दिया, किस देश ने दिया था, न्यूजीलैंड ने। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो कितना होता है, 5 वर्ष। सॉरी यहाँ पर लिखने भूल गई, क्या होता है, कार्यकाल जो होता है वो कितना होता है, 5 वर्ष होता है। प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री की जो एज होती है वो कितनी होती है, 25 वर्ष। अशोक मेहता जो समिति थी उसने जो अशोक मेहता समिति जो बनी थी वो कब आई थी, 1955 ईस्वी में। और सर्वोच्च न्यायालय ने कब निर्देश जारी कर अपराधियों के चुनाव पर रोक लगाई थी, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्देश जारी है वो कब किया था, जिस पर अपराधी जो चुनाव करते हैं उस पर रोक लगाई गई थी, तो वो हुआ था, वो कब लगाई गई थी, वो लगाई गई थी 2002 में। फिर किसे राजनीति का पिता कहा जाता है, तो वो कहा जाता है मैकियावेली को। किससे कहा जाता है, राजनीति का जो फादर है वो किसे कहा जाता है, मैकियावेली को कहा जाता है। वोट देने का संबंध किस स्वतंत्रता में शामिल है, तो वो है राजनीतिक स्वतंत्रता में शामिल है, ठीक है। वोट देने का संबंध किस में आएगा, राजनीतिक स्वतंत्रता में। मुझे स्वतंत्रता दो या मार दो किसने कहा था, ये कहा था थॉमस जेफरसन ने, ठीक है। किसने कहा था, थॉमस
इसे हम इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि जो एक सन है, एक सन यानी एक बेटा है जो है वो कह रहा है कि अपने मम्मी पापा से कह रहा है कि मुझे जैकेट पहने दो, मुझे क्या पहने दो, जैकेट पहने दो या मार दो, तो मुझे क्या दो, स्वतंत्रता दो, जैकेट पहने की या मार दो। तो हमें याद क्या रह जाएगा, थॉमस जेकरसन, थॉमस जैक्सन। सन ने क्या कहा था, जैकेट पहने दो, सन ने क्या कहा था, जैकेट पहने दो, यानी थॉमस जेकरसन ने कहा था कि मुझे स्वतंत्रता दो या मार दो। ठीक है। और फिर एक इनका कथन है कि व्यक्ति चाहे कितना ही ऊंचा हो, कानून उसके ऊपर है, ये कहा था सर एडवर्ड कोक ने। ठीक है। तो अब इसे हम किस तरह से याद रख सकते हैं कि इसे हम इस तरह से याद रख सकते हैं कि चाहे सर हो वर्ड में, ठीक है, चाहे वर्ड में सर हो या कोई भी हो, उन सबसे क से को से हम क्या याद रखेंगे, कोक से कानून उन सबसे ऊपर है। ठीक है। तो चाहे ये आए कि व्यक्ति चाहे कितना ऊंचा हो, कानून उसके ऊपर है, ये किसने कहा, तो हमें याद रखने की अच्छा वो सर हो या वर्ड में कोई भी हो उनसे कानून ऊंचा है, तो एडवर्ड कोक। और अगर इनका नाम दिया जाता है और उनकी परिभाषा पूछी जाती है तो फिर भी हमें याद आ जाएगी सर हो या चाहे मतलब कि कोई व्यक्ति हो या कोई भी हो, उन सबसे क्या हो, कानून उनके ऊपर है। तो ये किसने कहा था, ये सर एडवर्ड कोक ने कहा था। ये ट्रिक थी। और किस वर्ष सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो वो ध्यान रखने वाली बात है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है कि 1991 में जो हुआ था, सोवियत संघ का विघटन हो जाता है ना, जो आपकी 12th क्लास में बहुत विस्तार से आएगा और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर भी है। और फिर एक रविदास टैगोर, राष्ट्रवाद का एक बड़ा खतरा है, ये किसने कहा था कि राष्ट्रवाद जो है एक बड़ा खतरा है, वो कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि राष्ट्रवाद जो है एक। अब इसकी ट्रिक क्या हो सकती है, इसकी ट्रिक हो सकती है कि टैगोर से हम याद रखेंगे टाइगर, टैगोर से टाइगर। टाइगर क्या होता है, हमेशा राष्ट्र के लिए क्या होता है, खतरा होता है। हम याद रखने के लिए कह रही हूँ कि मतलब ट्रिक है, इसे सीरियसली नहीं लेना है। इस टेगोर से टाइगर है ना, टाइगर से वैसे खतरा होता है, तो टाइगर से क्या होता है, राष्ट्र को थोड़ा सा खतरा होता है, कोई भी हो उससे खतरा होता है थोड़ा सा। तो क्या हो गया, रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सा है जो क्या मतलब कौन सी परिभाषा कही थी या फिर क्या कहा था उन्होंने, तो उनका कथन क्या था कि राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद एक बड़ा खतरा है। और फिर ये धर्म लोगों के लिए अफीम है, ये किसने कहा था, ये कहा था मार्क्स ने। ये किसने कहा था। तो इससे हम किस तरह से याद रख सकते हैं कि मार्क्स से हम याद रखेंगे, मार्क्स जो हमारे नंबर आते हैं ना मार्क्स एग्जाम में, वो उसे याद रखेंगे कि जब हमें मार्क्स चाहिए होते हैं तो हम क्या करने लगते हैं, हम धर्म का नशा करने लगते हैं, यानी मंदिरों में इनमें जाने लगते हैं कि अच्छा हमारे मार्क्स अच्छा है, ऐसे करते हैं कि नहीं करते हैं रिजल्ट आने के समय। तो ऐसा क्या होगा, तो इससे मार्क्स से हम क्या करेंगे, हमारे मार्क्स से बातें, तो हम क्या करते हैं, धर्म का नशा करते हैं। इसका मतलब है कि मार्क्स ने क्या कहा था कि धर्म लोगों के लिए अफीम है ना, अफीम क्या होती है, नशा होता है, तो अफीम है, ये किसने कहा था, तो ये मार्क्स ने कहा था। ठीक है। तो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।